तो हे गाइस, मैं हूं केकेजेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केकेजेड प्रोडक्शन सरफेस फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम बात करेंगे, यदि आप आधार सुपरवाइजर या फिर आधार ऑपरेटर्स का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। जो उदय के द्वारा जो भी यदि आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि उदय और जो NSCIT के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है आधार सुपरवाइज़र और आधार ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए, आपको पता होगा कि आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि आपका आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइज़र दोनों का एग्ज़ाम होता है एक साथ। यदि आप आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम निकालते हैं तो आप जो बच्चों का जो आधार इनरोलमेंट का काम है या फिर अपडेट का काम है वो कर सकते हैं। और यदि आप आधार सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम निकालते हैं तो आपको पता होगा कि आप दोनों काम कर सकते हैं। जो बच्चों का जो चाइल्ड इनरोलमेंट का काम है या फिर जो जितने बड़े लोगों का जो आधार इनरोलमेंट और अपडेट का काम है वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यही आपसे बताने आया हूं कि आज की इस वीडियो में आपको IMP 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर के रिगार्डिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम है वो आपका उदय के द्वारा या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो पार्टनर है आपके ट्रेनिंग पार्टनर NSCIT के द्वारा लिया जाता है आधार सुपरवाइज़र और आधार ऑपरेटर का एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पार्ट 1 हिंदी में स्टार्ट करने वाला हूँ, जो IMP 30 MCQ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि हिंदी में होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये जो पार्ट 1 है फ्रेंड, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं यहाँ पास देख सकते हैं जो पैटर्न होगा आपको इस तरीके से दिखाई देगा। पहले तो आपको क्वेश्चन यहाँ पास दिखाई देंगे, इसके बाद इसके 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, देन आपका यहाँ पास राइट आंसर आपको दिखाई देगा फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड। आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड, राज्य सरकार, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा है रजिस्ट्रार और चौथा है नामांकन एजेंसी। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है भारत सरकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर। फ्रेंड, मैंने आधार सुपरवाइजर्स का जो इंग्लिश के पैटर्न में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं यदि आप इंग्लिश में पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं इसका भी लिंक आपको इंग्लिश प्लस हिंदी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा उस वीडियो को। उसमें आपका करीबन 100 क्वेश्चन है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आप हिंदी में देना चाहते हैं और मैंने वहाँ मिक्सिंग बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ टोटल हिंदी में देखना चाहते हैं तो वीडियो भी आपके लिए कारगर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे वीडियोज़ अभी आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आप क्वेश्चंस को देखते जाइए और आंसर्स को याद में रखिए दिमाग पे, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। जो NSCIT की जो आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर का जो एग्जाम है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो पहला है 28 जनवरी 2009, दूसरा ऑप्शन है 29 सितंबर 2010, तीसरा है 12 सितंबर 2015 और चौथा है 12 जुलाई 2016। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड 12 जुलाई 2016, जो कि 4th वाला होगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड जो थर्ड क्वेश्चन है, UIDAI जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ठीक है, तो जो UIDAI जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है फ्रेंड, तो इसका जो ऑप्शन है चुनाव आयोग, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और तीसरा है UIDAI। ठीक है फ्रेंड, तो चुनाव आयोग फ्रेंड ये आपके बॉर्डर एजेंसी के लिए होता है। योजना आयोग के अंदर ये दूसरी एजेंसी होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट ठीक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय फ्रेंड ये सब IT डिपार्टमेंट के वर्क होते हैं। तो जो यहाँ पर जो UIDAI को जारी करने के लिए जो संगठन जिम्मेदार है फ्रेंड, इसमें जो चौथा ऑप्शन है UIDAI। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है UIDAI। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, UIDAI क्यों बनाया गया है? तो इसका जो फ्रेंड जो ऑप्शन देख सकते हैं आप, मैं फ्रेंड जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस हो जाएगा। तो आप इसका डायरेक्ट ही आंसर देख सकते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जो इसका डायरेक्ट आंसर है जो है यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। तो मैं 1 और 2 को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये भी सही है आंसर, क्योंकि जो फ्रेंड हमारे वोटर कार्ड थे या फिर पैन कार्ड या कुछ भी और भी डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, ठीक है, तो वो क्या थे कि डुप्लीकेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, उसमें क्या था कि बहुत सारे जो ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी नॉर्मल था, सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करना था
और किसी के नाम पे किसी का डॉक्यूमेंट यूज़ करके कोई भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा सकती थी। जैसे सिम कार्ड्स वगैरह में देख सकते हैं, बहुत जो पुराने सिम कार्ड्स हैं उसमें किसी का भी जो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें अटैच करके सिम कार्ड निकाल लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, आधार के अंदर आपको अपना फिंगरप्रिंट ऐड करना पड़ेगा और आपके मोबाइल में OTP आता है। और ऑथेंटिकेट के लिए और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आइरिस है, ठीक है, और भी आपके 10 फिंगरप्रिंट्स की डिटेलिंग है। ये सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होते थे फ्रेंड। और दूसरा ऑप्शन है ऐसे पहचान प्रदान करना जिससे एक आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकते हैं। जी इसमें आधार के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। OTP के थ्रू भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और आपका जो आइरिस के थ्रू भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन टेक्निक्स है UIDAI ने जो निकाला है। तो इसमें दोनों, इसका राइट आंसर हो गया तो 1 और 2 दोनों। तो इसका चौथा आंसर इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, आधार नामांकन और अद्यतन नियम, मतलब आधार इनरोलमेंट और अपडेट अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? मतलब जब ये दोनों का जब काम स्टार्ट किया गया था तो कौन से सरकारी पत्र पे कौन से डेट में प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंड इसका देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड 12 सितंबर 2017, मतलब ये चौथा वाला आंसर होगा इसका राइट आंसर। तो आप आंसर्स को याद रखें फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पास जो छठवां क्वेश्चन है, आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? तो फ्रेंड देखिए मतलब इस पूछ रहा है कि आधार अपडेट और आधार इन्वॉल्वमेंट प्रक्रिया प्रोसेस से इसका क्या मीनिंग्स है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पास आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होने वाला है मैं फ्रेंड उससे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट वाला होने वाला है। आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों के जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है कि आधार जब आप इनरोलमेंट करने के लिए जाते हैं, अपडेट करने के लिए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि वहां पास आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं जो कि आपकी जनसांख्यिकी, जिसको कि डेमोग्राफी बोला जाता है, और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। आधार कार्ड इनरोलमेंट या अपडेट में आपको पता होगा कि आपके जो भी डेमेट्रिक, जिसकी जनसांख्यिकी बोला जाता है, जिसमें आपके फोटो हो गए, आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, आपका एड्रेस हो गया, ये सब चीज़ें आपसे ली जाती है और उनकी प्रूफ ली जाती है। साथ में बायोमेट्रिक जानकारी भी एकत्रित की जाती है, जिसमें कि आपका आइरिस है, फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है फ्रेंड, और जनसांख्यिकी के अंदर आपका मोबाइल नंबर भी लिया जाता है, जिसमें कि OTP जाता है। तो एक प्रोसेस है, एक प्रकार का एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इसका राइट मीनिंग्स होगा फर्स्ट वाला फ्रेंड। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवास के डाटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? तो फ्रेंड इसमें देख सकते हैं आधार सृजन के लिए, मतलब आधार बनाने के लिए जो जनसांख्यिकी, जो कि डेमोग्राफी या फिर बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवास के डाटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है प्रमाणीकरण है, नामांकन है, पहचान है या प्रदर्शन है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड नामांकन, दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जो नामांकन होता है इनरोलमेंट का होता है, जिसमें कि आपकी दोनों डिटेलिंग ली जाती है, डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक दोनों डिटेल ली जाएगी, कैप्चर की जाती है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर इज नामांकन, इज राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। तो फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है परिचयकर्ता है, नामांकन एजेंसी है और रजिस्ट्रार है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड चौथा वाला ऑप्शन होने वाला है रजिस्ट्रार, क्योंकि रजिस्ट्रार के थ्रू ही आपको एजेंसी, जो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एजेंसी प्रोवाइड की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो रजिस्ट्रार होगा, इज द राइट आंसर। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड परिचयकर्ता है, दूसरा ऑप्शन है नामांकन एजेंसी है, तीसरा है पर्यवेक्षक और ऑपरेटर, जिसे कि सुपरवाइजर और ऑपरेटर कहा जाता है, तीसरा है रजिस्ट्रार। तो फ्रेंड जो रजिस्ट्रार द्वारा जो नियुक्त एजेंसी होती है वो होती है नामांकन एजेंसी, ठीक है। नामांकन एजेंसी को नियुक्त कौन करता है? रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू ही आपका जो UID रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू ही आपके जो नामांकन एजेंसी है उनको इनरोल किया जाता है अलग अलग प्लेस पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा नामांकन एजेंसी आज, ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड,
सत्यापनकर्ता प्रमाणपणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड देख सकते हैं ऑपरेटर है, दूसरा ऑप्शन है परिचयकर्ता, तीसरा है रजिस्ट्रार, चौथा है नामांकन एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड वो होगा तीसरा ऑप्शन जो होता है रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सत्यापन के लिए जो दस्तावेज इनरोल्ड की जाती हैं वो रजिस्ट्रार के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू, जो UIDAI का जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है रजिस्ट्रार ऑफिस। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है डैश वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर द्वारा आधार नामांकन मतलब इनरोलमेंट और उद्यतन मतलब अपडेट का कार्य किया जाता है। नामांकन केंद्र, परीक्षा केंद्र, अस्पताल या स्कूल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होता है नामांकन केंद्र। तो इसका पहला वाला ऑप्शन राइट होगा, नामांकन केंद्र, क्योंकि जहां भी आधार एजेंसी ओपन की जाती है या फिर जहां भी जैसे CSC सेंटर हो गया या फिर तहसील के अंदर दे दिया जाता है, कलेक्टेड के अंदर दे दिया जाता है, तो वहां पर एक नामांकन केंद्र ओपन किया जाता है जहां पर आपके ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सिट होते हैं और वहां पर वो ये सब काम करते हैं, चाहे अपडेट का काम हो चाहे इनरोलमेंट का काम हो, जहां पर पब्लिक जाती है और अपना नामांकन करवाती है और अपडेट भी करवाती है। तो इज ए नामांकन केंद्र, इज ए राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड 12वां क्वेश्चन है डैश नामांकन केंद्रों पर नामांकन या फिर उद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। नामांकन ऑपरेटर, नामांकन पर्यवेक्षक, फिर परिचयकर्ता 1 तथा 2 दोनों। देखिए फ्रेंड 1 और 2 इसलिए नहीं हो सकते फ्रेंड, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नामांकन इनरोलमेंट या फिर बोल सकते हैं आधार सुपरवाइजर जो होता है ऊपर होता है ऑपरेटर के। तो जो प्रमाणित किया जाता है जो नामांकन केंद्रों द्वारा जो इन दोनों काम के लिए जिसे नियुक्त किया जाता है उसको हम लोग नामांकन पर्यवेक्षक बोलते हैं, जिसे कि इनरोलमेंट सुपरवाइजर बोला जाता है या फिर आधार सुपरवाइजर। तो इसका राइट आंसर होगा नामांकन पर्यवेक्षक, जिसे कि हम लोग आधार सुपरवाइजर बोलते हैं, और नामांकन ऑपरेटर को हम लोग आधार ऑपरेटर बोला जाता है, जो कि पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के नीचे काम करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन या फिर उद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि फ्रेंड कौन जो होता है जो ये प्रमाणित करे या फिर ये सेलेक्ट करे कि प्रशिक्षित या प्रमाणित व्यक्ति ही जो इनरोलमेंट का काम है या फिर अपडेट का काम है वो कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है UIDAI, दूसरा है ऑपरेटर, तीसरा है पर्यवेक्षक, दूसरा है नामांकन एजेंसी। फ्रेंड UIDAI सबसे ऊपर हेड में होता है, तो UID का काम नहीं होता है। ठीक है, ऑपरेटर और आपके जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर हैं ऑलरेडी नामांकन केंद्रों में काम करते हैं। ठीक है, तो जो नामांकन एजेंसीज होती हैं वो सेलेक्ट करती हैं पर्यवेक्षक को, और पर्यवेक्षक जो होता है साथ में पर्यवेक्षक के साथ काम करता है ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है नामांकन एजेंसी ही सेलेक्ट करती है पर्यवेक्षक को। ठीक है, पर्यवेक्षक और ऑपरेटर्स को। तो नामांकन एजेंसी इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसी के लिए आपको ऑपरेटर सुपरवाइजर का एग्जाम देना होता है, आधार ऑपरेटर का एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नामांकन एजेंसीज। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमापन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मतलब इस एग्जाम को लेने के लिए कौन उत्तरदायी होता है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका जो देख सकते हैं ऑप्शन है परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, परीक्षा और प्रमापन एजेंसी या फिर रजिस्ट्रार। तो देखिए फ्रेंड इसके लिए परीक्षा और प्रमापन एजेंसी जिम्मेदार होती है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया है कि उधई के द्वारा एक एजेंसीज बनाई गई है, एग्जामिनेशन एजेंसी बनाई गई है, जैसे कि हम लोग NSCIT बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, जो कि इसका एग्जाम लेती है ऑपरेटर, इसका आधार ऑपरेटर का, आधार सुपरवाइजर का, जितने भी क्वेश्चंस पैटर्न्स वगैरह डिजाइन करना है, रिजल्ट घोषित करना है या फिर रिजल्ट देना है, उसका काम यही करती है। ठीक है, जिसको हम लोग बताया था मैंने अभी NSCIT, जो कि उधई की एक एजेंसी है, एग्जामिनेशन एजेंसी है, जो इस चीज को कंडक्ट कराती है और हैंडल करती है। तो परीक्षा और प्रमापन एजेंसी इज राइट आंसर, थर्ड वाला। ठीक है, इसके बाद 15वां क्वेश्चन है डैश एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और
POA नहीं है। ठीक है, मतलब फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है कि कौन है जो इसको वैलिड रीजन के साथ घोषित करे या फिर प्रमाणित करे कि जो POI और PO जो नंबर्स होते हैं या फिर जो वैध POI PO नंबर होते हैं वो कौन इसे प्रमाणित करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड ऑपरेटर है, परिचयकर्ता है, नामांकन एजेंसी है या फिर एजेंसी है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है परिचयकर्ता। परिचयकर्ता जो होता है वही इसे मतलब वैध घोषित करता है फ्रेंड। तो इज राइट आंसर इज परिचयकर्ता। इसके बाद फ्रेंड 16वां क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है। ठीक है, तो आधार का जो इनरोलमेंट या फिर अपडेट का काम कौन कर सकता है। ऑपरेटर नहीं कर सकता फ्रेंड, अपडेट का काम तो कर सकता है लेकिन इनरोलमेंट का काम नहीं कर सकता। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन है, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 माह में से 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में हो रहा हो। अनिवासी भारतीय ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है दूसरा वाला होने वाला है फ्रेंड। मतलब इस आधार नामांकन और अपडेट कौन कर सकता है, कौन करा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले, ठीक है, 12 महीने में 182 दिन, ठीक है, 12 महीने 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, यदि आप NRI हैं या फिर बाहर में रहते हैं, ठीक है, और यदि बाहर में आप आते हैं, बाहर से आप इंडिया में आते हैं, तो आपका आधार कार्ड तुरंत नहीं बन सकता। चाहे अपडेट का काम हो, चाहे इनरोलमेंट का काम हो, आपको इतने ड्यूरेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे इंडिया के अंदर, तभी आपको आपका अपडेट या फिर इनरोलमेंट का काम बन सकता है आपका इंडिया के अंदर। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा आपका अपडेट। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन के लिए आए और आप ये चीज़ करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको इतने दिन रहने पड़ेंगे इंडिया में तभी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड दूसरा वाला ऑप्शन, याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्रेंड जो 17वां क्वेश्चन है, नामांकन पहचान संख्या जिसे कि EID नामांकन के समय निवासी को आवंटित अंक संख्या है। मतलब नामांकन पहचान संख्या, ठीक है, नामांकन पहचान संख्या नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक अंक संख्या है। तो इसमें कौन सा वाला है, 10वां है, पहला वाला ऑप्शन है 10 है, दूसरा 12वां है, तीसरा है 15 है, चौथा 28 है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 28। जो आपका नामांकन पहचान संख्या जो होता है वो 28 डिजिट का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 28। याद रखिएगा फ्रेंड इस चीज को। ठीक है, जो EID नंबर होता है जिससे, ठीक है, 28 इज अ राइट आंसर, जो 4th वाला है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने में डैश दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा हो। तो फ्रेंड अभी आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इससे ऊपर, जो कि यही वाला क्वेश्चन आपको बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यही वाला जो देख सकते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के आवेदन की तिथि से 12 महीने में 182 दिन, ठीक है, 82 दिन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा रहा है, 12 महीना तो आपको ऐड किया गया है और दिन बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ दिन जो बताया गया है कितना है, उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 61, तीसरा ऑप्शन है 123 और चौथा ऑप्शन 182। तो जहां भी आपको 182 दिखे फ्रेंड, आपको टिक लगा देना है। जो भी आपका UID के एग्जाम, जो भी यानी CIT का जो भी एग्जाम है, आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर के एग्जाम में, ठीक है, 182 दिन मिले वहां टिक लगा देना है आपको। इन सब क्वेश्चंस को फ्रेंड आपको एक बार रीड करना है और दिमाग में रखे रहना है। एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑपरेटर का एग्जाम हो चाहे सुपरवाइजर का एग्जाम हो। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन लोगों को आप बस एक बार रीड करके जाएं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड, निवासी अपनी आधार संबंधित शिकायतें समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। यदि आप किसी इनरोलमेंट किसी नामांकन केंद्र में जाते हैं, यदि आप वहां आधार का काम सही नहीं हो रहा है या फिर वहां फीस ज़्यादा ली जा रही है, आपके काम को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपका अपडेट में कुछ प्रॉब्लम किया जा रहा है, ठीक है, तो फ्रेंड आप अपनी शिकायत जो होता है आप किस नंबर पर डायल कर सकते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1947 पे, दूसरा है 2009 पे और तीसरा है 140 पे या फिर चौथा है 108 पे। तो फ्रेंड आपको 1947 पे कॉल करना है। 1947 पे कॉल करके आप, यदि आपका अपडेट से आधार से रिलेटेड कोई भी शिकायतें हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे वो आधार एजेंसी के लिए हो चाहे वो आधार केंद्र के लिए हो, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं फ्रेंड आप। ठीक है, फिर 20वां क्वेश्चन है आपके पास, आधार विशिष्ट है क्योंकि, ठीक है, आधार विशिष्ट है क्योंकि मतलब आधार एक प्रकार से स्पेशल क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है
ठीक है फ्रेंड। दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेंड। किसी भी देख सकते हैं आप, किसी का भी जो आधार नंबर होता है जो कि 12 डिजिट का होता है, ठीक है, वो किसी का सेम नहीं होता है। हर पर्सन का अपना अपना अलग अलग आधार नंबर होता है, उनका आधार में डिफरेंस होगा। एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही हो सकता है फ्रेंड। एक व्यक्ति दो आधार संख्या का लाभ उठा सकता है, नहीं फ्रेंड ये नहीं होगा, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड, जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था कि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, ठीक है। मतलब किसी भी दो पर्सन का आधार संख्या जो होगा वो मैच नहीं करेगा, डिजिट्स में डिफरेंस होगा, नंबर्स अलग अलग होंगे। तो इज अ राइट आंसर, फर्स्ट वाला इज अ राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। मतलब कौन सा जो है नामांकन सेटअप का घटक नहीं है, मतलब जो आधार इनरोलमेंट या फिर आधार अपडेट का काम किया जाता है, जो उसमें सेटअप होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि उस केंद्र का, जो नामांकन केंद्र इनरोलमेंट केंद्र का पार्ट है ही नहीं। कंप्यूटर बिल्कुल यूज होता है फ्रेंड, कंप्यूटर नहीं होगा तो आप कैसे इनरोलमेंट का काम करेंगे या फिर अपडेट का काम करेंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं होगा तो आप यूजर कस्टमर का कैसे फिंगरप्रिंट लेंगे। बम डिटेक्टर ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड जिसमें आधार इनरोलमेंट या अपडेट का कोई काम नहीं है। तो जो इसमें जो घटक भिन्न होने वाला है वो होने वाला है बम डिटेक्टर। देख सकते हैं जो तीसरा ऑप्शन इज अ राइट आंसर, क्योंकि आयरिस स्कैनर तो हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम कस्टमर का आयरिस नहीं लेंगे तो या अपडेट का काम ना कर सकते हैं ना ही नामांकन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बम डिटेक्टर डिफरेंट है इसमें, ठीक है, तो इसकी हमें यूज नहीं है इनरोलमेंट केंद्रों में, ठीक है, जो नामांकन केंद्रों में। तो इज अ राइट आंसर। इसके बाद 22 क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है, जो इसमें जो पॉइंट बताए होंगे जो सही होगा उसको आपको चूज करना है। एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, नहीं फ्रेंड, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही इनरोलमेंट एक ही आधार संख्या दिया जाता है और उससे दूसरा वो उसका आधार संख्या कभी चेंज नहीं होगा। लाइफ में एक ही बार उसको इनरोलमेंट होगा और आधार संख्या एक ही बार जनरेट होगा उसका, ठीक है। अपडेट करा सकता है, इंफॉर्मेशन अपडेट करा सकता है, फोटो अपडेट करा सकता है, अपना फिंगरप्रिंट अपडेट करा सकता है, लेकिन जो नंबर है आधार संख्या वो आपका चेंज नहीं होने वाला। चाहे आधार नंबर चेंज नहीं होने वाला है, ना ही VID नंबर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड, ये तो ऑप्शन गलत हो रहा है क्योंकि आपको कई बार संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आधार नागरिकों की वित्तीय जानकारी एकत्र कर सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आधार नागरिकता के सबूत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल। फिर आधार सफल प्रमाणीकरण द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो फ्रेंड जो इसका सबसे सटीक आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों के पहचान पत्र को सक्षम बनाता है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि जो आधार हमारा आधार कार्ड जो है वो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है अभी तक के इंडिया के इतिहास का सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। पैन कार्ड भी नहीं है और वोटर कार्ड को तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वोटर कार्ड के अंदर इतने डेटा इतना गलत है और वोटर आईडी इतना मतलब यूज हो चुका है, कहीं भी किसी का भी वोटर आईडी यूज किया जा रहा है और उसमें डाटा भी बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, एरर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड के अंदर इसके सभी डाटा ऑलमोस्ट सही होते हैं और रियल पर्सन की जो ऑथराइज पर्सन होता है उसी का डाटा होता है, और ना ही कोई उसके डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करके कहीं अटैच करके लगा सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट के द्वारा उसे प्रमाणित किया जाता है। तो इज अ राइट आंसर फोर्थ वाला, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो भी नागरिक होता है उसकी विशिष्ट जो स्पेशल आइडेंटिफिकेशंस के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका यूज करता है। तो फ्रेंड देखिए, निवासियों का नाम और पता नहीं फ्रेंड, आधार में ये चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि आधार कार्ड में बहुत लोगों का नाम और पता सेम भी हो सकता है, ठीक है। आधार कार्ड के उंगलियों के निशान, ठीक है, और आपका उंगलियों के निशान और आपका आंख की पुतली, तो इसमें बताया गया है 2 और 3 दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड चौथा वाला होने वाला है, 2 और 3। आपको पता होगा कि हमारा जो फिंगरप्रिंट्स है, जो हमारा जो 10 उंगली का फिंगरप्रिंट्स है, तो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप कोई भी अपना एक फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं। तो उंगलियों के निशान इज द राइट आंसर, और आंखों की पुतली जिसे कि आइरिस बोला जाता है, उसे भी आइरिस स्कैनर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर लोड किया जाता है। तो ये दोनों आंसर सही होंगे एक निवासी के लिए, एक विशिष्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो 23वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो फोर्थ होने वाला है, 2 और 3 दोनों फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो
24वां क्वेश्चन है, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है जो आधार के बारे में सही है। यह सिर्फ एक और कार्ड है, नहीं फ्रेंड, ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, याद रखिएगा। पैन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे और भी बहुत सारे कार्ड आते हैं, उस टाइप से कार्ड नहीं है। आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल, ये दोनों काम तो होते हैं आधार के अंदर, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आधार के बारे में कौन सा सही है। आधार अन्य सभी आईडी को प्रतिस्थापित करेगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड इसमें। और जाति, धर्म, भाषा जैसी प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र करेगी, नहीं फ्रेंड, इसमें ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड, देखिए, आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने और रिकॉर्ड करेगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दूसरा वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आधार के थ्रू आपका जो भी आपको डेमोग्राफी, जिसको जनसांख्यिकी बोला जाता है, जिसमें कि आपका फोटो होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका पता होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, और आपका बायोमेट्रिक जिसमें कि आपका आइरिस होता है, आपके 10 फिंगरप्रिंट्स के जितने भी डाटा है उसको कंप्यूटर में लोड किया जाता है फ्रेंड, जिससे कि वैलिड पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है इससे, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी देखते होंगे दुकान के अंदर जाते होंगे सिम कार्ड लेने, तो आपको देखिए डॉक्यूमेंट सिर्फ देने की जरूरत नहीं होती फ्रेंड, वहाँ हैंड टू हैंड आपका जो फोटो होता है वो आपका वहीं पर लिया जाता है, और आपका आधार नंबर डालने के बाद आपकी पूरी डाटा को वहाँ वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, उसके बाद ही वैलिड किया जाता है फ्रेंड। तो इसका होगा राइट आंसर इज 2 वाला, ठीक है, दूसरा इज राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है, ठीक है। तो संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है, बिल्कुल फ्रेंड सच है, मतलब सही है, सत्य है बोल सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सच। तो फ्रेंड देखिए, ये ऑप्शन जो है सत्य और असत्य में ही यूज हो सकता है, ठीक है। सत्य को सच बोल सकते हैं, झूठ को असत्य बोल सकते हैं, तो यहाँ झूठ लिखा हुआ है तो भी चलेगा फ्रेंड, तो आप सच ही इसे काउंट करें, सच इज अ राइट आंसर। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, आधार का उपयोग फ्रेंड अभी तक इंडिया के अंदर नागरिकता को प्रेजेंट करने के लिए नहीं बनाया गया है। जरूर एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इंडिया का, जो कि अभी तक का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट मैं बोल सकता हूँ, या फिर जो हमारा एजेंसी है UIDAI द्वारा, यहाँ पर सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, बट इसे आप नागरिकता साबित करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला असत्य होगा, दूसरा ऑप्शन है झूठ, तो यहाँ पर झूठ होगा राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड एग्जाम में आपको ये सच जो है सत्य लिखा होगा, और झूठ जो होगा आपका असत्य लिखा होगा, तो आप झूठ को असत्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है फ्रेंड आपके पास, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि 180 दिन से ऊपर रह रहे हैं तो आपका एनरोलमेंट और अपडेट दोनों काम हो सकते हैं आपके, ठीक है। यदि आप 180 दिन से नीचे हैं तो आपको नहीं किया जाएगा आपको, तो देख सकते हैं सच है फ्रेंड, तो इज राइट आंसर इज सच। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है, UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड सच या सत्य बोल सकते हैं, तो इज राइट आंसर इज सत्य, क्योंकि फ्रेंड जो UID ने अपना जो एक प्रोग्राम बनाया है आधार का, तो एक आधार जो है हमारा एक विशिष्ट पहचान बनाता है और इसको कहीं भी प्रमाणित किया जाता है। फ्रेंड आप सिम कार्ड भी लेने जाते हो, देखिए तो वहाँ पर आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आपको सिम कार्ड नहीं दिया जाता है, वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट अटैच किया जाएगा, चाहे आइरिस के थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप जो आधार कार्ड जो दे रहे हैं या फिर आधार कार्ड जो नंबर दे रहे हैं वो आप ही हैं, ठीक है। और आपको फिंगरप्रिंट लेके आपको वहाँ पर प्रमाणित किया जाता है या फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसके बाद ही मतलब आपका जो काम है वो पूरा कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो इज अ राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन है फ्रेंड, आधार 15 अंकों की संख्या है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो झूठ, मतलब असत्य, ठीक है, असत्य। क्योंकि फ्रेंड आधार कार्ड का जो नंबर होता है आपको पता होगा कि 4 के पेयर में होता है और 3 पेयर होते हैं, तो कितने डिजिट हो गए, 12 डिजिट। तो आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है, और यहाँ पर 15 संख्या बताया जा रहा है, जो कि गलत है, झूठ, असत्य इज अ राइट आंसर। तो फ्रेंड हमने देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन फ्रेंड आपको बता दिए हैं फ्रेंड। आप यदि इन महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो फ्रेंड आपके 30 के 30 नंबर आपके हाथ में है फ्रेंड,
ठीक है, चाहे ऑपरेटर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जो आधार ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे रहे हो फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमारा पार्ट 1 था हिंदी में, जो कि 30 MCQ क्वेश्चंस थे आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए फ्रेंड। इसके दूसरा पार्ट आने वाला है फ्रेंड, और यदि आप पूरे पार्ट देखना चाहते हैं फ्रेंड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें फ्रेंड। और इसी तरीके से जो आपके फ्रेंड्स आधार सुपरवाइजर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स वाला जो वीडियो है 100 क्वेश्चंस का है, मैं उसको लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियोज़ को भी जाके देखें और वहाँ से पूरे क्वेश्चंस को रीड कर लें। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।